गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में JCRT या झारखंड बोर्ड द्वारा आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। तो देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने अलग अलग मॉडल प्रश्न पत्रों का बना दिया है, लेकिन आज मैं आपको विज्ञान का सब्जेक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं विषयनिष्ठ पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। इसके लिए मैंने अपने से खुद तैयार PDF को तैयार किया है और उसको आपके सामने रखूँगा, जो आपको आसानी से वो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगा। तो देखिए, इसमें कुल आपका कितना 19 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इसमें कुल 19 प्रश्न होंगे, ठीक है। 19 प्रश्न में 1 से 7 तक आपके 5 ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और सब 2-2 मार्क्स के होंगे। फिर 8 से लेकर 14 तक यदि बोलेंगे तो वो आपके 5 क्वेश्चन उसमें बनाने होंगे, वो भी 7 गो क्वेश्चन होंगे, लेकिन बनाने 5 होंगे। और आपके उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, उसमें 3-3 नंबर के होंगे। और आपके जो 15 से लेकर 19 तक जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसमें आपको 3 ही जवाब देना है और 5-5 नंबर के वो होंगे। तो यहाँ से आपका हो गया 5 दिया 15, ठीक है। और ऊपर से भी आपका हो गया 3 पचे 15 और फिर ऊपर में आपका हो गया 2 पचे 10, ठीक है। तो इसके साथ आपका हो गया 10, 15, 15 आपका 40 टोटल मार्क्स का। तो इस तरह से इसको पैटर्न को सेट किया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस तरह बनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से आपकी बनी होती है, देखिए इस तरह से बनी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो जैसे चुंबक है ये वाला, और चुंबक के दोनों तरफ से आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ या फिर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती है, ठीक है। तो ये आपका निकलती कहाँ से है, उत्तरी ध्रुव से। इसको नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ से निकलती है और फिर आपका कहाँ पे आके विलीन हो जाती है, साउथ पोल में। लेकिन यदि बोला जाए कि मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर आप याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ जाता है, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये देखेंगे तो ये एक बंद वक्र है। बंद वक्र मतलब हो गया आपका ये कहीं से खुला नहीं है। और देखिए ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करता, ये एक दूसरे के समांतर होता है। इसी के वजह से यदि ये कभी टच कर जाएगा तो ये क्या होगा, इसका दिशा 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यही सब इसके गुण हैं और यही सब गुण यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए क्या क्या गुण है। पहला गुण यदि हम लोग देखेंगे तो ये बंद वक्र होती है। तो देखिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के ऊपर ध्रुव से प्रकट होती है। अभी हम बताएं आपको कौन सा ध्रुव से प्रकट होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, अभी आपको हम बता चुके हैं। और लास्ट पॉइंट आपका है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। जितने सामने होंगे ध्रुव उतना ज़्यादा वहाँ पे घनी रेखाएं होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखिए इस कंडीशन में जब वक्रता केंद्र में यदि रखा जाता है तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र में जब रखते हैं हम लोग उसको तो क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो देखिए ये हो गया आपका दर्पण। अब दर्पण में क्या किया गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यहाँ मान लीजिए C, ठीक है। ये हो गया आपका बीच में F, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ पे यदि किसी वस्तु को रख दिए तो देखिए यहाँ से ये वस्तु का यहाँ जाके यहाँ से टकराएगा और परावर्तक सतह से टकरा के वो किससे, फोकस से होके फिर आपका
वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग दूसरा रेखा को हम लोग 2 किरण जहाँ मिलता है वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दूसरा जो किरण है फिर फोकस से जाएगा, फोकस से होके समांतर आपका यहाँ आएगा, और यहाँ जहाँ दोनों लाइन मिलेगा, देखिए यहाँ दोनों लाइन मिला, यहाँ से यहाँ यदि हम लोग इसको डाउन बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका बन रहा है। तो आपका सी पे रखे थे वस्तु को और सी पे ही आपका प्रतिबिंब बना, मतलब ये हो गया बिंब और ये हो गया प्रतिबिंब। तो यही चीज़ हम लोग को बना के दिखाना है जैसा कि आपको फिगर में बताया गया है। देखिए हम इसको बनाए हैं अच्छा से। तो देखिए यहाँ पे बिंब की स्थिति आपकी कहाँ हो जाएगी, सी पर। तो देखिए बिंब की स्थिति आपकी हो गई सी पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब का स्थिति यदि बोला जाए तो देखिए ये सी पर ही बना है नीचे तरफ। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, तो आकार यदि बोलेंगे तो समान आकार, जितना साइज का ये है उतना ही साइज का ये है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब का यदि प्रकृति बोला जाए तो ये देखिए उल्टा बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उसको उसका उदाहरण दे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से आपका रिएक्शन करे, दोनों से अभिक्रिया करे, ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो देखिए इसका यदि हम लोग डिफिनेशन यदि हम लोग देखें तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं किसको, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग को देखिए, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड, ये हो गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखिए इसका एक रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं, तो रिएक्शन दिखाइएगा। तो देखिए रिएक्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, Al2O3 ठीक है प्लस 6HCl। तो देखिए ये आपका, देखिए ये क्या कर रहा है, ये पहले अम्ल के साथ कर रहा है रिएक्शन, तो अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए AlCl3 यहाँ पे और आपका 3H2O बन गया, ठीक है, ये हो गया। और देखिए यदि दूसरा यदि हम लोग देखेंगे, इसका दूसरा यदि हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा यदि देखेंगे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड, वो यदि किसका, क्षारक के साथ यदि करें तो देखिए इसमें भी आपका बनता है नमक, मतलब लवण, और आपका जल बनता है। तो वही चीज़ इसमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई थी वो किसको, परमाणु संख्या को लेके बनाया गया था। तो ठीक है, तो उसी को हम लोग वर्ड में बस लिख देंगे तो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं उसके जो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त का नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बोला जाए तो उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि पीत का क्या कार्य है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका पीत का क्या कार्य है। तो पीत का क्या कार्य है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीत का कार्य क्या क्या होता है। एक तो वो देखिए जितना भी आपका वसा होते हैं, वसा का पाचन जो करता है वो आपका कौन होता है, वो आपका होता है, वही आपका होता है पीत। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, ये पाचन में हम लोग का मदद करता है, खाने के पचाने में। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसको हम अच्छा से लिखे हैं, तो देखिए इसको बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, अमाशय से आए भोजन, जितना भी भोजन अमाशय से आता है उस भोजन को अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बना देता है। तो अम्लीय रहता है खाना पहले अमाशय से जब आता है, उसको क्षारीय बनाने का काम पीत का होता है। दूसरा, यह आंत की दीवारों का क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। तो दूसरा आपका हो गया, यह आंत की दीवारें जो है उसको क्रमाकुंचन करने के लिए उसको क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, नहीं तो खाना आगे कैसे जाएगा। तो यही 2 काम आपका किसका है,
पीत का। तो बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब खाने का श्रृंखला, आहार का श्रृंखला, इसको आहार श्रृंखला भी हम लोग कहते हैं। तो उदाहरण देकर इसको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो विश्व में जितने भी जीव जंतु होते हैं एक दूसरे को आहार करते हैं। जैसे आपको पता होगा घास को आपका कौन खा जाता है, घास को खा जाता है आपका बकरी को हम लोग, और हम लोग को तो कोई नहीं खाता है। मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरह का एक जीव दूसरे का आहार बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यदि हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग को इस तरह से डिफाइन करना होगा। क्या डिफाइन करना होगा कि किसी भी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह मतलब एक चक्र से दूसरे चक्र तक वो घूमता रहे, अर्थात एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करना आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश से क्या बना, खाना बना। जैसे हरा पौधा ये सब जो हुआ उसको खाया कौन, कीट खाया, कीट को खाया कौन, मेढक खाया, और मेढक को कौन खाया, सांप खाया, और सांप को कौन खाया, बाज खाया। तो ये एक तरह का क्या बोलते हैं, एक सीरीज है जो कि खाने का सीरीज है, जो एक दूसरे को खाना बनाते जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें। तो देखिए निम्नलिखित जीव में कौन कौन सा, जैसे हाइड्रा और राइजोपस। तो देखिए ये दोनों में हम लोग को देखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रा में आपका होता है क्या, मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में आपका होता है मुकुलन और राइजोपस में आपका होता है बीज समासंग। तो बस यही चीज़ को आपको विधि को लिख देना है। ठीक है, यदि इसको आप डिटेल से थोड़ा लिखेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए हाइड्रा, तो हाइड्रा का आपका आंसर हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, उसके बाद राइजोपस का आपका हो जाएगा बीजाणु समासंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो हाइड्रा का मुकुलन और राइजोपस का बीजाणु समासंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए ये सेक्शन ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आप लोग को 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आप लोग को बनाना कितना है, 5। तो चलिए इसमें 7 हम लोग बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जब किसी को सामने देखने में यदि दिक्कत हो या फिर किसी को दूर देखने में दिक्कत हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, लेकिन यदि किसी को दूर देखने में कोई दिक्कत नहीं होता हो, मतलब यदि दूर देखने में आपको यदि दिक्कत है और सामने वाला दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष लिखा है, लेकिन याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष का मतलब यही होता है कि आपका जो है दूर वाला वस्तु अच्छा से नहीं दिखाई दे, दूर वाला आपको नहीं दिखाई दे। ठीक है, और सामने वाला जो निकट वाला है वो आपको सुस्पष्ट दिखाई दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम लोग दर्पण, अलग अलग हम लोग उसके दर्पण यूज करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको संशोधन करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यही था, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, निकट वाला देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे निकट दृष्टता भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका निकट दृष्टि दोष के कारण। तो ये कारण क्या होते हैं जिसके कारण ये होता है, तो आपका अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, मतलब आपका जो वक्रता है, वक्र जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण ये होता है आपका। दूसरा नेत्र गोलक का लंबा होना, और नेत्र का जो गोलक होता है, नेत्र गोलक का उसको लंबा हो जाना, उसके वजह से ये होता है। तो ये हो गया आपका
अब देखिए इसको संशोधन कैसे करेंगे। तो संशोधन करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग इसमें हम लोग करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देती है कि किरणें रेटिना में पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिलती है। तो इसमें देखिए क्या हो जाता था, ये जो है पहले मिलने लग जाता था, इसीलिए इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है ये आपका निकट आ जाता है, ठीक है। निकट आ जाने का मतलब हो गया, देखिए ये जहाँ पे था आपका, जहाँ पे आपका चित्र बनना चाहिए था, देखिए यहाँ पे बनना चाहिए था रेटिना में, न बन के ये सामने बनने लग जाता है, निकट में बनने लग जाता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए होना ये चाहिए था लेकिन आपका होता ये है। और संशोधन करने के बाद हम लोग का संशोधन करने के बाद देखिए वो चीज़ वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे हम लोग को पहुँचाना रहता है, यहाँ पे रेटिना में। इसके लिए आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी। तो अवतल लेंस हम लोग लगा के इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, ठीक है। तो दिया गया है आपका, देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, तो साइज दिया है, इसका मतलब आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ कभी भी आपको साइज बोला जाए तो इसका मतलब वो उसका हाइट बता रहा है। तो हाइट आपका दिया है किसका, बिंब का। तो h बराबर आपका दिया है, कितना दिया है आपका, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, बोल रहा है बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। तो फोकस दूरी आपका दिया है f आपका कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया है कि सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण से कितना दूरी वो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं u की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं बिंब की दूरी। u कितना आपका दिया है, 27 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, प्रकृति तथा साइज निकालिए। तो प्रतिबिंब का स्थिति निकालने का मतलब, प्रतिबिंब मतलब हो गया आपका भी निकालिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा प्रकृति क्या होगा वो चीज़, और तीसरा आपका साइज मतलब हो गया आपका h डैश, इमेज का क्या साइज होगा, यही चीज़ हम लोग को इसमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये चीज़ आपका दिया है। सबसे पहले हम लोग इसमें साइन वाला करेंगे काम, कि कौन कौन वाला प्लस होता है, कौन कौन वाला माइनस होता है। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा, अवतल दर्पण में सब कुछ आपका क्या होता है, माइनस होता है। देखिए u होता है, v होता है, f होता है, h होता है और h डैश होता है, ठीक है। इतना 5 चीज़ आपको जानना है। तो देखिए इसमें जो होता है खाली आपका h जो है वो आपका प्लस होता है, बाकी जितना भी है सब आपका माइनस होता है। u भी आपका माइनस होता है, v भी आपका माइनस होता है, f भी माइनस होता है और आपका h डैश भी आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन आप पहले यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो देखिए बिंब दिया है, बिंब का साइज दिया है, h दिया है, इसीलिए इसको प्लस में लिए, और देखिए फोकस दूरी है माइनस में लेंगे, अब बिंब की दूरी माइनस में लेंगे। अब हम लोग को जो निकालना है वो चीज़ यहाँ पे तीनों चीज़ को हम लोग को डिस्कस कर देना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो पहला हम लोग दर्पण का बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र होता क्या है, आपको पता है कि 1/v प्लस 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये चीज़ आपका होता है। तो देखिए ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए दर्पण सूत्र। इसके बाद तो 1/v इसको देखिए, इसको उधर ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे उसका वैल्यू रख दीजिए। तो वहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ से यदि देखेंगे तो आपका तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए 1/-18 और यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा -3 + 2/54, और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, -1/54 और
यहाँ से यदि आगे चलेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसको उल्टा कर देंगे तो v बराबर आपका आ जाएगा -54। यही हो गया आपका प्रतिबिंब का स्थिति, जो कि आपका -54 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसका प्रकृति हम लोग को बताना है, तो प्रकृति हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा बनता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब हम लोग को निकालना है साइज। तो साइज निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का डायरेक्टली निकल जाएगा। तो हम लोग का डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एच डेस बटा एच बराबर -v बटा यू। तो देखिए एच डेस हम लोग को निकालना है, तो ये जो एच है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ से देखेंगे एच डेस बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस पहले से है -54 आया है, डिवाइडेड बाई 27 इंटू 7 यदि काटेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आंसर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर कितना तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। तो देखिए ये चीज़ पहले समझिए कि क्यों इसको विपरीत माना जाता है। विपरीत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम लोग जानते हैं संयोजन में मतलब दो गो यदि तत्व है H2 प्लस O2 मिल के एगो यदि बना दिया H2O, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजन। लेकिन जस्ट इसके उल्टा, जब जैसे H2O है ये टूट जाए H2 में और O2 में, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एक अभिकारक मिलके दो से एक या एक से अधिक क्या उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। तो यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत है। तो उदाहरण के साथ इसको समझाइए। तो देखिए उदाहरण के साथ इसको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। देखिए क्या दिया है कि संयोजन अभिक्रिया में यदि हम लोग बोलेंगे तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण यदि लेंगे तो संयोजन का देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं, दो जुड़ गया और दोनों जुड़ के एक बना दिया एकल उत्पाद, ठीक है। उसके बाद यदि अगला वाला यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए इसमें आपका देखिए वियोजन में भी इसका यहाँ पे उदाहरण आपका दिया हुआ है, तो वियोजन वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये H2O टूट के H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी। जैसा कि आपको पता है कि उसका मेनली मुख्य दो कारण था। अब दो कारण क्या क्या था, पहला कारण था हाइड्रोजन का सही जगह नहीं दे पाया वो, ठीक है। दूसरा आइसोटॉप या फिर समस्थानिक का वो सही जगह नहीं बता पाया, ठीक है। तो यही दो उसका कमियां था, ठीक है। तो ये दो कमी उसका जो था, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन वाला एक दूसरा हो गया आपका समस्थानिक वाला, और यही दोनों को लेके हम लोग उसका जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कौन किया, हेनरी मोसले द्वारा सॉल्व किया गया, और जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या आपका आंसर लिखा है। पहला आपका आंसर है इसमें, हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं बता पाए, किसी तत्व के समस्थानिक का सही स्थान नहीं बता पाए, किसी तत्व के समस्थानिक का, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का जो आपको हम पहले बता चुके हैं। आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों के सामने रखना पड़ा था, तो ये उसका कमी था, जो कि बाद में कैसे सही कर दिया गया, जब उसको ये कर दिया गया, क्या बोलते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर छोड़ के परमाणु संख्या के आधार पर लिया गया, तो सारा तीनों जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया। तो यही चीज़ को सॉल्व करेंगे हेनरी मोसले जी। तो देखिए क्या दिया है इसमें, मेंडलीव की कमियों को
मेंडलीव की कमियों को आवर्त सारणी में निम्न प्रकार से सॉल्व किया गया या उसको कमियों को दूर किया गया। पहला, हाइड्रोजन का सही स्थान बताएं। इनमें तत्वों का परमाणु संख्या के आधार पर सारणी में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो परमाणु संख्या के आधार पर काम किया गया और तो इसके वजह से आपका और थर्ड यदि पॉइंट यदि आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि इसका समस्थानिक का सही स्थान आपको मिल गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है? तो देखिए इसका दो ही कारण है। एक तो आपका होता है श्रृंखलन, ठीक है, आपका एक होता है श्रृंखलन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका चतुर संयोजकता। ठीक है, चतुर संयोजकता। ठीक है, अब देखिए ये दो चीज़ को पहले आप समझिए ये क्या होता है। देखिए चतुर संयोजकता मतलब इसका जो संयोजकता होता है ये होता है आपका +4 या -4। इसके वजह से ये क्या होता है कि ये दूसरे तत्वों को या अपने साथ भी मिलकर ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर लेता है। और दूसरा श्रृंखलन का मतलब होता है कि एक लंबी चेन में होता है, सी ऐसे लाइन में श्रृंखला में होगा। इसके वजह से बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये जो दो कारण है जिसके वजह से कार्बन क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा गया है। क्या लिखा है देखिए, ससंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के मुख्य दो कारक हैं, पहला श्रृंखलन, दूसरा चतुर संयोजकता। तो देखिए श्रृंखलन किसको कहते हैं? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं, जो कि आपको बताएं सी खुद से जुड़ते। तो ये हो गया आपका पहला हो गया श्रृंखलन। अब यदि बोलेंगे दूसरा, तो इसका दूसरा पॉइंट है आपका चतुर संयोजकता। तो यदि चतुर संयोजकता मतलब आपका बता दिए हम कि इसका कार्बन का संयोजकता 4 होता है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा अन्य एक संयोजक तत्वों का परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। तो ये दूसरे के साथ भी जुड़ सकता है, इसीलिए ये अधिक से अधिक क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया है, 13 में आपको पूछा गया है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हार्ट जो हम लोग का होता है उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। एक तरफ से आपका ब्लड घुस रहा होता है और एक तरफ से आपका जो ब्लड है वो निकल रहा होता है। देखिए एक तरफ से ब्लड आ रहा है तो एक तरफ से ब्लड यहाँ से देखिए यहाँ से आपका निकल रहा होता है इधर के लिए, ठीक है, पूरे शरीर में जाता है। तो एक आने वाला एक आपका हो गया जाने वाला। तो इसके वजह से इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। परिसंचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह संचरण करना। तो इसमें आपका हार्ट में दोनों काम एक साथ होता है, इसीलिए इसको हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग किस तरह वर्ड में लिखेंगे। मनुष्यों में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। ठीक है, शिराओं द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त हृदय के शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग में फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। शुद्ध होने के लिए कहाँ भेज देते हैं हम लोग? फुफ्फुस में भेज देते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है और ब्लड में फिर से ऑक्सीजन मिल जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, फिर आपका हृदय में आ जाता है, जिसे शरीर में अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका 2 बार ये चीज़ होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर यदि 14 हम लोग बोलेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत में हम लोग बोल सकते हैं कि बिजली उत्पादन में हम लोग इसका काम कर सकते हैं, बिजली उत्पादन या विद्युत उत्पादन में हम लोग इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग सोलर कुकर में कर सकते हैं। ठीक है,
उस खाना बनाने के लिए। उसके बाद और बहुत सारा जो आपका अंतरिक्ष में ऑर्बिटर लगे हुए हैं या फिर आपका जितने भी सैटेलाइट लगे हुए हैं, ठीक है, उपग्रह, सब इसी से आपका चलता है, इसी से आपको ऊर्जा प्राप्त करता है वो लोग उपग्रह। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी आपका ऑप्शन हो गया। और जितना भी आपका जो टीवी रेडियो ये सब जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं आपका उपग्रह से ही जुड़ा हुआ है, जो कि आपका किससे जुड़ा है, सौर ऊर्जा से। तो इस तरह से हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या क्या आपका इसका मेन पॉइंट होगा वो चीज़ जान लीजिए। पहला, विद्युत उत्पादन के रूप में सौर पैनलों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों में अंतरिक्ष और अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के लिए टीवी रील केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। तो देखिए अगला जो पार्ट है आपका सेक्शन सी है। तो देखिए सेक्शन सी में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, आपको पता होगा कि सेक्शन सी में आप लोग को कितना क्वेश्चन बनाना है, आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन रहेगा 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेगा लेकिन बनाना 3 है। तो 3 बचे 15 मार्क्स का होगा ये। तो चलिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है आपका किसी चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है हम लोग को पता है। पहला हो गया चालक की लंबाई, जैसा कि आपको यदि फॉर्मूला याद है R बराबर आपका क्या हो जाएगा रो L बटा A। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला याद है तो आप तीनों चीज़ लिख सकते हैं। रो जो यहाँ पे है आपका ये हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया पदार्थ की प्रकृति कि वो कैसा होगा, उसका कितना प्रतिरोधकता होगा, वो आपका बोल सकते हैं उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये चीज़ हो गया। एल मतलब हो गया लंबाई पर निर्भर करता है। और तीसरा ए मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये 3 चीज़ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ लिखें क्या लिखा गया है, देखिए पहला आपका हो जाएगा चालक की लंबाई पर, जो आर जो है वो डायरेक्टली या समानुपाती होता है किसका, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है किसका, एल का मतलब लंबाई का। तथा दूसरा जो पॉइंट है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपका तीसरा वो है आपका उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तीनों चीज़ यदि हम लोग कंबाइन कर दें तो आपको जहाँ पता होगा कि ये जो आपका फॉर्मूला इसी के वजह से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है आपका, देखिए ये R जो है वो समानुपाती हो जाता है L बटा A। और जैसे ही हम लोग समानुपाती को हटाते हैं तो आपका यहाँ पे एक रो लग जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का A। अब आते हैं 15 का पार्ट B। तो देखिए 15 का पार्ट B क्या कहता है। तो 15 का पार्ट B आपका कहता है कि प्रतिरोध 2, 3 और 6 के 3 प्रतिरोध, मतलब 3 को प्रतिरोध लिया गया है। तो बोल सकते हैं R1 आपका लिया है 2 ओम, R2 आपका लिया है कितना 3 ओम, और आपका R3 आपका लिया गया है कितना 6 ओम। यही चीज़ आपका 3 ओम 3 को दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि किस प्रकार संयोजित करें, मतलब किस तरह उसको जोड़ें। तो देखिए जोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक हो सकता है समांतर में जोड़े, या तो फिर आपका हो सकता है कि श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े, या तो हो सकता है मिश्रित मतलब दोनों मिला के जोड़ सकते हैं हम लोग, समांतर और श्रेणी का। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को किस में जोड़ते हैं तो देख लेते हैं। इसमें हम लोग यदि देखने से यदि हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना दिया है कि कितना आंसर आपका आना चाहिए जोड़ने पर 11 आना चाहिए। 11 कब आ सकता है, देखिए तो सबको जोड़ने पे आ रहा है क्या, 2, 3, 5 और 6 हो जाएगा आपका 11। तो बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली श्रेणी क्रम में यदि जोड़ें, क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में सब जुड़ जाता है। तो श्रेणी क्रम में यदि जोड़ेंगे तो देखिए R1 + R2 + R3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 + 3 + 6, ये आ जाएगा आपका 11। तो देखिए इसको हम लोग फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इस तरह जोड़ देंगे
तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका इसमें है उसमें बोला गया 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम 2 में पूछा गया है 1 ओम। तो देखिए 1 ओम कैसे आएगा, 1 ओम मतलब हो गया कि आपको कम लाना है, तो कम तभी आता है जब हम लोग उसको डिवाइड देते हैं। तो देखिए पासरोक्रम में करने पे आ जाएगा। तो पासरोक्रम का फॉर्मूला 1/r पी बराबर, पी मतलब हो गया पैरेलल, मतलब पासरोक्रम बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको यदि हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे, सबका मान रख देंगे, और मान रखने के बाद देखेंगे तो यहाँ से आपका 6/6 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा पासरोक्रम का ड्राइंग। इस तरह से हम लोग इसको फिगर को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पासरोक्रम में, तो आपका इसका आंसर 1 ओम आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है डायनेमो क्या है। तो डायनेमो मतलब याद रखिएगा, इसका डायनेमो को हम लोग और 2-3 नाम से जानते हैं, जनरेटर। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया क्या, जनरेटर, और दूसरा हम लोग इसको बोल सकते हैं जनित्र। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है, जनित्र बोलिए, जनरेटर बोलिए या डायनेमो बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है सिद्धांत पे, और जो कि जिसमें हम लोग जो प्रेरित जो विद्युत धारा होती है वो उसका जो हम लोग को दिशा निकालना रहता है, वो किससे हम लोग दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से निकालते हैं। उसके बाद अगला पार्ट इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो इसका कैसा बनावट, कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसका कार्य कैसे करता है, वो चीज़ आप लोग को पता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ड्राइंग बनाया हुआ है आपका। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि सबसे पहले तो डायनेमो किसको बोलते हैं या विद्युत जनित्र किसको बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, डायनेमो या विद्युत जनित्र कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक आंसर। अब देखिए इसका दूसरा पूछा था सिद्धांत, तो ये किस सिद्धांत पे, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दायां हाथ या फिर हम लोग दक्षिण हस्त नियम के आधार पर ज्ञात की जाती है। उसके बाद इसका पूछा गया था बनावट। तो बनावट यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए एक आयताकार कुंडली बना हुआ है, यहाँ पे ABCD बना हुआ है, आयताकार कुंडली बना हुआ है ABCD, ये चीज़ है आयताकार कुंडली, जो कि आपका जुड़ा हुआ है यहाँ से आपका वलय में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये AC का हम लोग को पूछा है, इसीलिए इसमें अलग अलग वलय होंगे। ठीक है, तो एक वलय ये हो गया आपका, दूसरा वलय ये हो गया। ठीक है, इसमें जुड़ा होता है। ये जो है ये किसमें, यहाँ छोटा सा आपका ब्रूस लगा रहता है जिसको कार्बन ब्रूस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी दोनों तरफ कार्बन ब्रूस लगे होते हैं। तो ब्रश को हम लोग बोलते हैं B1 B2, और देखिए ये जो वलय है उसको हम लोग लिख रहे हैं R1 R2। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दोनों, इसको किसके बीच में घुमाया जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, दोनों मैग्नेट के बीच में जब घुमाया जाता है तो इससे क्या होता है, एक विद्युत हम लोग का उत्पन्न होता है। और वो विद्युत जो होता है वो जो उसका उत्पन्न करता है उसी को वो अपोज करता है या फिर उसका विरोध करता है। और उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जी लगाने का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर में हम लोग माप लेते हैं कि कितना करंट हम लोग को मिला। आप लोग देखे होंगे शादी उदी में लगता है जनरेटर, उसमें हम लोग को क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए इसका बनावट, इसमें ABCD एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जिसे अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा जाता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरों, दो वलयों R1 और R2 से जुड़े रहते हैं। सही बात है, अभी हम बताएं आपको R1 और R2 से जुड़े रहते हैं। और वही जो ब्रूस है वो जो वलय से दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो वलय जो है तो वही दो ब्रूस B1 और B2 वलयों R1 और R1 पर दबा कर रखा जाता है।
दोनों वलयों R1 और R2 के भीतर धुरी से जुड़े होते हैं। वो धुरी से जुड़ा होता है, जितना जो भी दोनों वलय है वो किससे जुड़ा होता है? धुरी मतलब हो गया आपका जनरेटर का जो बाहर में जो निकला हुआ रोड रहता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं धुरी। दो धुरी से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद दोनों ब्रूस के बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। और दोनों जो तार होता है वो जाके लास्ट में G से जुड़ा होता है, जिसमें करंट को मापा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन या फिर बनावट। अब देखिए कार्य प्रणाली, इसका कार्य कैसे करता है। अब जब इसको चुंबक को दोनों ध्रुवों के बीच में घुमाया जाता है, कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है, तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब लंबवत हो जाएगी 90 डिग्री, जब हो जाएगी 90 डिग्री, तब क्या होता है कि उसमें शून्य धारा बहता है। जब कुंडली के तल क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, जब उसके तरफ हो जाता है उसी की दिशा में, तब उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के एक सिरे तथा AB या CD के ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिमाण बदलता रहता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यही धारा हम लोग को इससे प्रेरित होकर उत्पन्न होता है, और वही धारा हम लोग को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यविधि भी कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि डायनेमो या जनित्र कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसकी बनावट क्या होती है, और उसकी कार्यविधि क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित को संतुलित करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संतुलित करना बहुत आसान होता है। तो देखिए संतुलित हम लोग किस तरह से करते हैं, दोनों तरफ हम लोग देखते हैं LHS और RHS दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ N2 दिया है आपका और यहाँ H2 दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए NH2, यहाँ पे देखेंगे तो N का मान 2 दिया है, N का मान यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 1 है तो क्या करेंगे, इसको 2 दे देंगे, इधर वाले को 2 दे देंगे, तो आपका 2N हो जाएगा आपका, इधर 2N, इधर भी आपका 2N हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए H2 है, तो यहाँ पे आपका 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ 3 है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ यदि आगे हम लोग 2 दे दिए हैं तो 2 3 6 हो गया इधर, तो 6 हो गया, तो इधर 6 बनाने के लिए इसके आगे हम लोग क्या दे देंगे, हाइड्रोजन के आगे 3। तो इस तरह से इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ इसके आगे 2 लग जाएगा, तो आपका संतुलित हो जाएगा। इसके बाद यदि देखेंगे अगला वाला में, तो अगला वाला में Fe दिया है प्लस H2O दिया है। ठीक है, तो देखिए Fe यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 2 है, और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि आप हाइड्रोजन को देखिए, तो हाइड्रोजन तो सेम है, यहाँ हाइड्रोजन को कुछ करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन को यदि 4 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर जो ऑक्सीजन आपका है इधर 4 देना होगा। तो सबसे पहला काम यहीं पे 4 दीजिए, तो यहाँ 4 दे दिए। तो यहाँ 4 देने की वजह से क्या हो गया, अब हाइड्रोजन में आपको 4 देना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में आप 4 दे दीजिए। जब यहाँ 4 दे देंगे तो देखिए यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 दूनी 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हो जाएगा आपका कितना, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे देखिए Fe 3 है और यहाँ Fe आपका 1 था, तो इसीलिए आप इसके आगे क्या दे 3, तो आपका हो जाएगा ये बैलेंस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका NaCl प्लस AgNO3, उसके बाद AgCl और NaNO3। तो देखिए यहाँ पे एक आपका यहाँ Na है, तो इधर भी आपका एक Na है। Cl आपका यहाँ 1 है, तो देखिए यहाँ Cl भी आपका 1 है। Ag यहाँ 1 है, तो यहाँ Ag आपका 1 है। N आपका यहाँ 1 है, तो यहाँ आपका N 1 है, और O यहाँ पे 3 है, तो यहाँ O आपका 3 है। तो ये बैलेंस है, इसीलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न पे, देखिए H2 प्लस Cl। ठीक है, H2 प्लस Cl तो बन गया आपका HCl। तो देखिए इसमें यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे इधर देखेंगे तो 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आगे 2 दे देंगे। 2 दे देंगे तो देखिए Cl का भी 2 हो जाएगा आपका, और इधर भी आपका Cl का भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका Mg। देखिए यहाँ Mg 1 है, तो यहाँ भी Mg 1 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए HCl में हम लोग का दिक्कत होगा, H यहाँ 1 है, यहाँ H देखिए 2 है, तो पहले यहाँ पे आप 2 दे दीजिए। तो 2 देंगे तो यहाँ पे आपका Cl में 2 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए Cl पहले से 2 है, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाए। तो देखिए इसका हम लोग को क्या करना है, चित्र बनाना है। तो चित्र पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए चित्र बनाया गया है ये चीज़। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसका, देखिए कार्यविधि को समझिएगा, मतलब कैसे हम लोग खाना को खाते हैं। सबसे पहले हम लोग भोजन लेते हैं तो जीव में जाता है। जीव में क्या करता है कि यहाँ पे आपका लाला रस और बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जो लाइसोसाइम ये सब आपका पाया जाता है जीव में, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। वो खाने को पचाने का काम करना चालू कर देता है। और वो जब खाना यहाँ से, देखिए जीव में क्या होता है, वो खाने को मिलाता है लार के साथ। लार में पाया जाता है आपका टाइलिन नामक एंजाइम, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना चालू कर देता है, ठीक है, मंड में। इसके बाद ये जो आगे है, आगे खाना जैसे आगे बढ़ता है, ये क्रमाकुंचन होते हुए यहाँ से आगे खाना आपका कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय देखिए ये हो गया आपका अमाशय। अमाशय में जैसे गया तो देखिए ये मुख गुहा यहाँ पे हो गया, और यहाँ से देखिए ग्रसिका होते हुए ग्रसिका में ही आपका क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। ये खाना आपका अमाशय में पहुँच जाता है। अमाशय में क्या होता है, यहाँ आपका HCl मिलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है, और खाने को वो अम्लीय बना देता है, ठीक है, अम्लीय। और अम्लीय को फिर क्षारीय बनाने का काम कौन, पित्त, जो हम लोग पढ़े थे, पित्ताशय में जो पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका खाना अमाशय में जाता है। अमाशय से खाना फिर इससे आगे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसके बीच में आप देखिएगा कि देखिए यहाँ यकृत से एक पाइप के जैसा एक नली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त नली। उसमें से पित्त आके एक जगह जमा होता है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। और वो यकृत के जस्ट नीचे होता है, और वहाँ से एक रस स्रावित होता है, जो कि भोजन को पचाने का बहुत काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं उससे वो खाने को पचाना चालू करता है। और इधर एक आपका देखिएगा, इधर आपका होगा क्या बोलते हैं, अग्नाशय। देखिए ये है आपका नीचे अग्नाशय। ये तो ये क्या करता है, ये भी आपको खाने को पचाने का काम करता है। यहाँ से प्रोटीन जितना भी है, प्रोटीन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और वसा हो गया, ठीक है, तीनों का पचने का काम। अब देखिए छोटी आंत में जैसे खाना जाता है, तो छोटी आंत में क्या होता है, खाना सबसे ज़्यादा खाना कहाँ पचता है आपका, पूर्ण पाचन आपका यहीं पे हो जाता है, छोटी आंत में तीनों पच जाता है आपका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और आपका वसा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन टूट जाता है अमीनो अम्ल में, ठीक है, प्रोटीन टूट जाता है अमीनो अम्ल में, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टूट जाता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद वसा जो है वो वसीय अम्ल में टूट जाता है। इस तरह करके ये टूटते हुए ये खाना आगे आपका देखिए चला जाता है किसमें, इसको देखिए छोटी आंत को हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत, और बड़ी आंत को हम लोग बोलते हैं बृहदांत, ठीक है। तो अब बृहदांत में जब जैसे ही खाना जाता है तो इसमें जितना भी जल रहता है खाने में वो उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर आगे जाते हुए ये गुदा द्वार होते हुए वो बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, क्षुद्रांत में छोटे छोटे दीर्घ रोम होते हैं, जो उंगलियां नुमा होते हैं, जो उंगली के जैसा होते हैं। उसी से क्या किया जाता है, जितने भी पोषक तत्व हैं उसको उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और वही उसको ब्लड में डाल दिया जाता है, जो कि हम लोग को ऊर्जा के रूप में काम में आता है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ जो भोजन, अपच भोजन जो रहता है या अपशिष्ट भोजन, वही आगे आपका निकलता है, जो कि आपका बृहदांत से होते हुए आपका गुदा द्वार होते हुए हम लोग उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये है आपका इसका प्रक्रिया। तो चलिए देखिए इसी को हम लोग को पढ़ देना है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज़ है आप लोग का। देखिए जीवा हो गया, मुख गुहा हो गया, फिर ग्रसिका आपका हो गया, फिर अमाशय हो गया, क्षुद्रांत हो गया, बृहदांत हो गया, परिशेषिका, इसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, याद रखिएगा, परिशेषिका। तो देखिए ये अंग का कुछ ऐसा काम है नहीं। अग्नाशय आपका हो गया, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, और देखिए क्या बोलते हैं, यकृत से पित्त रस निकलता है, ठीक है। उसके बाद अमाशय से आपका यहाँ से जठर रस निकलता है। तो ये सब रस भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब देखिए ये कैसे कार्य करता है, वो चीज़ हम लोग को इसमें लिखना है। तो देखिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को थोड़ा डिटेल्स में लिखना होगा।
तो देखिए भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह से ही चालू हो जाता है। मुख में उपस्थित लाला रस में एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को, अब ये आपको हम बताएं, शर्करा में खंडित कर देता है, मतलब तोड़ देता है। इसके बाद भोजन ग्रसिका से क्रमाकुंचन होते हुए आपको बताए थे अमाशय में पहुंचती है। अमाशय में उपस्थित जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन का पाचन कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है तथा यहाँ से भोजन क्षुद्रांत में पहुँच जाता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में पहुंच जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आपका अमाशय में, आपको बता दिए कि वही भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, आगे है कि क्षुद्रांत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, आपको अभी हम बताएं। उसके बाद आगे क्या होता है, प्रोटीन को किस में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल में, ग्लिसरॉल में खंडित कर दिया जाता है। पचे हुए भोजन क्षुद्रांत में मौजूद उंगली नुमा संरचना दीर्घ रोम से होते हुए, आपको बताएं दीर्घ रोम छोटे छोटे पाए जाते हैं, उससे अवशोषित कर लिया जाता है जितने भी पोषक तत्व हैं, रुधिर वाहिकाओं से अन्य कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं जो हम लोग को शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा अपचे हुए भोजन जल से, अपचे हुए जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, जल से जल को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जल को बृहदांत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जल को ही अवशोषित करने का काम रहता है आपका बृहदांत का। उसके बाद गुदा द्वार होते हुए उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यही हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। तो मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है कि एक होता है नर, ठीक है, एक होता है मादा। ठीक है, तो नर में क्या होता है कि आपका दोनों क्रोमोजोम पाया जाता है, तो एक हो गया एक्स और वाई, और इसमें होता है एक्स और एक्स, दोनों क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्रोमोजोम में क्या होता है, इसका एक ही यहाँ पे आपका क्रोमोजोम आएगा। यदि एक्स आया तो देखिए इधर से मादा से तो फिक्स आपका एक्स आएगा, और जब एक्स और एक्स बन गया तो जो जन्म लेगा बच्चा या संतान होगा तो वो क्या मादा है, इसीलिए यहाँ पे ये जन्म जो लेगा वो मादा बन जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स। और यदि यहाँ से देखिए नर की तरफ से यदि आपका क्या आ जाए, यदि नर की तरफ से आपका वाई आ जाए और इधर से आपका मादा की तरफ से एक्स आ जाए तो वो आपका क्या वाई और एक्स बन जाएगा, तो ये नर आपका जन्म ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिंग का निर्धारण करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ड्राइंग के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर और मादा की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। तो मतलब जन्म से पहले ही हम लोग उसका भविष्यवाणी कर देते हैं क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, तो लिंग निर्धारण में हम लोग जानते हैं कि एक नर होता है, एक मादा होता है, जैसा कि आपको बता दिए। इसका यदि एक्स आया, इसका यदि एक्स आया तो एक्स एक्स तो मादा बन जाएगा, और यदि इसका वाई आया और इसका यदि एक्स आया तो एक्स वाई तो ये आपका नर बन जाएगा। ये है आपका संतान संतति। ठीक है, इसके बाद इसमें यदि हम लोग देखें तो देखिए महिलाओं में तो देखिए यही चीज़ को हम लोग को बस डिफाइन करके लिख देना है और कुछ नहीं। देखिए महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, सही बात है, दोनों में क्या एक्स एक्स होते हैं। पुरुषों में दोनों लिंग भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। तो दो प्रकार का शुक्राणु होता है, एक प्रकार के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र रखते हैं। महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करते हैं तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्स यहाँ पे आपका बन गया। और जब गुणसूत्र वाई वाला आपका जो शुक्राणु है वो निषेचित करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें आपका एक्स और वाई बन जाएगा और वो युग्मनज लड़के में विकसित हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। इसके साथ जितना भी आपका जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि मेरा पढ़ाना आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह आप लोग का जितना भी वीडियो में ही आप लोग का जितना क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब कंप्लीट करा देंगे। तो प्लीज़ आप मेरे से जुड़िए। मेरे चैनल को यदि अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले
प्रश्न पत्र के साथ, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय।